हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेक्शन बी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इस प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं जो हार्मोनों का सिक्रेशन करती है। हार्मोन एक केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, और इन हार्मोनों को ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। ब्लड के माध्यम से ये जो लक्ष्य अंग है वहाँ तक पहुँचते हैं। अब इन एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हमें जिस एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ना है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि में सबसे फर्स्ट पॉइंट, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब मास्टर ग्रंथि इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है वो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कंट्रोल करने वाली ग्लैंड है, कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसकी पोजीशन या स्थिति की बात करें, हमारे ब्रेन वाला जो पार्ट है उसमें नीचे की ओर ये स्थित होती है। जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में नीचे अधर तल पर ये पाई जाती है। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का भाग है उससे ये अटैच होगी, उससे जुड़ी हुई पाई जाती है। जिस संरचना से पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि है, ये जो ग्लैंड है ये कौन सी ग्लैंड है? पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि जिस संरचना के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होगी उसे इन्फंडिबुलम कहा जाता है। एक बोन होती है स्फिनॉइड अस्थि, उस स्फिनॉइड अस्थि में एक गर्त होता है, गर्त का नाम है सेला टर्सिका। तो स्फिनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका गर्त में या गड्ढे में ये पीयूष ग्रंथि उपस्थित होगी। ब्रेन वाले पार्ट में स्फिनॉइड अस्थि के सेला टर्सिका गर्त में ये पाई जाती है। सेला टर्सिका जो गर्त है उसके अंदर ये पीयूष ग्रंथि प्रेजेंट होगी। इसके बाद पीयूष ग्रंथि की संरचना, पीयूष ग्रंथि को दो प्रमुख भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट इसका जो पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है, दूसरा इसका पार्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस कहलाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस को हम अग्र पीयूष ग्रंथि भी कह सकते हैं, इसे अग्र पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। इनके बीच में एक और पार्ट उपस्थित होता है जिसे हम मध्य पीयूष ग्रंथि कहते हैं, लेकिन वयस्क व्यक्ति के अंदर मध्य पीयूष ग्रंथि अवशेषी रूप में मिलती है, रूडिमेंट्री रूप में पाई जाती है, इसलिए उसे इसका भाग नहीं मानकर हम किसके अंदर ही ऐड कर देते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि के अंदर। अब अग्र पीयूष ग्रंथि या एडिनो हाइपोफाइसिस के मेन पार्ट है पार्स ट्यूबरेलिस। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये पार्स ट्यूबरेलिस कहलाएगा, नीचे वाला हिस्सा ये पार्स डिस्टेलिस कहलाएगा, और जो पार्स इंटरमीडिया है, पार्स इंटरमीडिया कौन सी ग्रंथि है? पश्च पीयूष ग्रंथि, सॉरी मध्य पीयूष ग्रंथि। पार्स इंटरमीडिया मध्य पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? मध्य पीयूष ग्रंथि। ये इसके अंदर प्रेजेंट होगी, तो इसी में साथ में जोड़कर हम लिख देते हैं क्योंकि ये एक वयस्क मनुष्य के अंदर ये अवशेषी रूप में पाया जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये मध्य पीयूष ग्रंथि को हम इसी का पार्ट मान लेते हैं। सेकंड, पश्च पीयूष ग्रंथि या न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसमें दो भाग है। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसे बोला जाएगा इन्फंडिबुलम स्टॉक। जिस इन्फंडिबुलम से जुड़ी है उसका हिस्सा यहाँ आ रहा है तो इन्फंडिबुलम स्टॉक बोला जाता है। नीचे वाला जो पार्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है? पार्स नर्वोसा के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि की संरचना को हम दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांट सकते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, इन दोनों के बीच जो मिलेगी उसे मध्य पीयूष ग्रंथि। वयस्क के अंदर ये किस रूप में पाई जाती है? अवशेषी रूप में, इसलिए इसको हम अग्र पीयूष ग्रंथि के हिस्से के रूप में इसे ले लेते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि के हिस्से के रूप में इसे माना जाता है। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर दो भागों के अंदर पीयूष ग्रंथि का डिवाइडेशन किया गया है।
अब हमें इन जो भाग हमने पढ़े हैं इनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है या अग्र पीयूष ग्रंथि वाला जो भाग है या एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोनों के बारे में हमें पढ़ना है। एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उन हार्मोनों के नाम है, सबसे पहला हार्मोन है GH, दूसरा हार्मोन होता है TSH, अभी पूरे नाम मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं इनके। तीसरा हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होता है प्रोलैक्टिन, पहला GH, दूसरा इसका हार्मोन का नाम TSH। तो अग्र पीयूष ग्रंथि या एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन, फर्स्ट GH ग्रोथ हार्मोन या इसी को हम बोल सकते हैं हिंदी में वृद्धि हार्मोन। दूसरा है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन, इसे हम PRL भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को PRL कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन होता है ACTH। ACTH का पूरा नाम है एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। ए से एड्रिनो, C से कॉर्टिको, T से ट्रॉफिक और S से क्या होता है हार्मोन ACTH। नेक्स्ट जो हार्मोन होते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में भी दो हार्मोन आते हैं, एक हार्मोन होता है LH और दूसरा हार्मोन होता है FSH। LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का पूरा नाम है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये सारे जो हार्मोन हैं अग्र पीयूष ग्रंथि के पार्स डिस्टलिस भाग द्वारा स्रावित होते हैं। ये सारे जो हार्मोन हमने पढ़े हैं ये कौन से भाग द्वारा स्रावित होंगे, पार्स डिस्टलिस भाग। अभी हमने भाग पढ़े थे पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टलिस वाले भाग के द्वारा GH, TSH, PRL, ACTH और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, इन हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। सेकंड जो अग्र पीयूष ग्रंथि का ही एक भाग है पार्स इंटरमीडिया, मध्य पीयूष ग्रंथि भी जिसे हम बोल सकते हैं। पार्स इंटरमीडिया के द्वारा केवल एक हार्मोन स्रावित होगा MSH, पूरा नाम है इसका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पार्स इंटरमीडिया के द्वारा या मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन है। लास्ट इसका पार्ट होता है पश्च पीयूष ग्रंथि। तो पश्च पीयूष जो ग्रंथि है उसके पार्स नर्वोसा भाग द्वारा या पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पश्च पीयूष ग्रंथि या
पार्स नर्वोसा। इसके द्वारा, अब इसमें हमें ये याद रखना है, जो पश्च पीयूष ग्रंथि है ये हार्मोनों का खुद निर्माण नहीं करती है। इसके जो हार्मोन है, इन हार्मोनों को बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि में आते हैं, पार्स नर्वोसा में आते हैं, वहाँ इन्हें संग्रहित किया जाता है और फिर इन्हें स्त्रावित किया जाता है। तो पश्च पीयूष ग्रंथि में हार्मोनों का संग्रहण किया जाता है। ये एक्चुअल में होते किसके हार्मोन हैं? हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। ये जो हार्मोन है ये किसके द्वारा सिक्रेट होंगे? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वास्तविक रूप में। केवल इन्हें क्या है, हाइपोथैलेमस वाले भाग में बन जाएंगे, बनने के बाद इन्हें पश्च पीयूष ग्रंथि पार्स नर्वोसा में डाल दिया जाएगा, वहाँ इनको संग्रहित किया जाता है। तो दो हार्मोन है जो पश्च पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित किए जाएंगे। फर्स्ट हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और सेकंड जो हार्मोन होता है वासोप्रेसिन हार्मोन। वासोप्रेसिन हार्मोन। तो ये सारे जो हार्मोन हमने पढ़े हैं, अभी जो टेबल हमने बनाई है, ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हैं, जिनमें से ऊपर वाले अग्र पीयूष ग्रंथि के पार्स डिस्टैलिस से स्त्रावित होंगे, पार्स इंटरमीडिया से एमएसएच स्त्रावित होगा, पश्च पीयूष ग्रंथि या पार्स नर्वोसा में हाइपोथैलेमस से हार्मोन आते हैं, वहाँ इन्हें संग्रहित करके रखा जाता है और फिर इन्हें स्त्रावित किया जाता है। ये दो हार्मोन होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है वासोप्रेसिन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है? इसके नाम के अंदर ही इसका फंक्शन है। जो ग्रोथ हार्मोन है, इसके द्वारा हमारे शरीर में जो वृद्धि की क्रिया है, शरीर की वृद्धि की जो प्रोसेस है, उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके द्वारा पूरे शरीर पर काम किया जाएगा, शरीर की वृद्धि का ये नियंत्रण करेगा। शरीर की वृद्धि का कंट्रोल या नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है। नाम के अंदर ही इसका वर्क है कि ये शरीर, पूरे शरीर पर वर्क करता है और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि पर काम करेगा। ये कौन सी ग्लैंड पर काम करता है? थायराइड पर। और थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 हार्मोनों के स्त्रवण को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड के T3 और T4 के स्त्रवण का प्रेरण करता है। के स्त्रवण का प्रेरण जो है वो कौन सा हार्मोन करता है? TSH। इसीलिए इसको नाम दिया गया है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर काम करेगा। स्तन ग्रंथियों में दूध के निर्माण को, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है स्तन ग्रंथियों पर काम करता है, उनसे दूध के निर्माण को, उनके अंदर दूध के बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। ACTH एड्रिनल ग्रंथि पर वर्क करता है। एड्रिनल ग्रंथि के भी कौन से पार्ट पर? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पार्ट पर। एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को ही प्रभावित करता है और उससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन स्त्रावित कराता है। एड्रिनल के कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन कराता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्त्रवण कराएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। LH और FSH, LH हार्मोन जो है इसके नर में अलग कार्य होते हैं, मादा के अंदर अलग कार्य होंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन, जो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसका निर्माण कराता है। और मादा में
अंडाणुओं को मुक्त करने में सहायक है। अंडाणुओं को मुक्त करने में सहायक होता है, मुक्त करने में सहायक होगा। ये इस LH का काम, नर में टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन का सिक्रेशन, मादा में अंडाणुओं को मुक्त कराता है। ग्राफियन फॉलिकल जो है उससे अंडाणुओं को मुक्त कराएगा, उससे कार्पस ल्यूटियम के बनने को प्रेरित करेगा, और वो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। FSH जो है नर के अंदर, इसका भी नर और मादा में अलग अलग काम है। नर में शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है, नर में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करेगा। मादा के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है या फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है, मादा में ग्राफियन फॉलिकल के निर्माण को इसके द्वारा प्रेरित करने का काम किया जाता है। गॉनेड्स पर काम कर रहे हैं, ये वृषण पर और अंडाशय पर काम करते हैं, इसीलिए इन्हें कौन से हार्मोन बोला जाता है? गॉनेडोट्रोपिन हार्मोन इन्हें बोला जाता है। फिर नेक्स्ट जो हार्मोन पार्स इंटरमीडिया, इससे केवल एक हार्मोन सिक्रेट होगा, MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है हमारी स्किन के अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट युक्त सेल है उन पर काम करता है और त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। हमारे जो स्किन का कलर है उसको निर्धारित करने में ये हार्मोन सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है पेशियों पर कार्य करता है, मसल्स पर काम करेगा, ये पेशियों पर कार्य करेगा और स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। एक तो इनका काम है पेशियों पर काम करना, एक स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करना। वासोप्रेसिन हार्मोन जो है ये हमारे शरीर में किडनी में भी जो नेफ्रॉन पाए जा रहे हैं, नेफ्रॉन पर वर्क करता है। नेफ्रॉन में भी जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है DCT और कलेक्टिंग डक्ट सहायक नलिका पर काम करेगा और वहाँ जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। जो यूरिन है या मूत्र है उसमें से जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, उसकी जो मात्रा है पानी की मात्रा को उसमें से कम करता है, इसलिए इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये सारे हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोन कहलाते हैं। अब पहला जो हार्मोन इसके अंदर है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, शरीर की वृद्धि को ये नियंत्रित करेगा। और जब हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी यदि हमारे शरीर के अंदर है, यानी इसकी कमी का क्या इफ़ेक्ट होगा और इसकी अधिकता का क्या इफ़ेक्ट होगा, उसको हमको पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन की, जब शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो जो रोग उत्पन्न होगा उसे ड्वार्फिज्म या बामनता या बौनापन कहा जाता है। ड्वार्फिज्म भी इसे बोलते हैं, बामनता भी इसे बोला जाता है, बौनापन भी। ग्रोथ हार्मोन की कमी से रोग होगा। इसमें व्यक्ति का जो कद है, आकार है, वो छोटा रह जाता है, लेकिन मानसिक रूप से वो व्यक्ति पूरी तरह विकसित होता है, यानी यहाँ मेंटली रिटार्डेशन नहीं मिलेगा। आगे हम थायराइड के अंदर पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड की जब हार्मोन कम होंगे वहाँ भी क्या होगा, बौनापन वाली बीमारी होती है, आकार छोटा रहता है, लेकिन वहाँ पर जो व्यक्ति है या जो बच्चा है वो मानसिक रूप से भी अविकसित होता है। लेकिन यहाँ में याद रखना है ग्रोथ हार्मोन की कमी से केवल आकार छोटा रहेगा, मानसिक रूप से पूर्ण विकसित वो व्यक्ति होगा। ग्रोथ हार्मोन की यदि अधिकता है, वृद्धि हार्मोन यदि अधिक मात्रा में स्त्रावित हो रहा है शरीर में, तो उससे होने वाला रोग अग्रातिकायता कहलाता है। जाइएंटिज्म भी इसे बोल सकते हैं, जाइएंटिज्म। अब जाइएंटिज्म के अंदर क्या होगा, जो व्यक्ति है उसका आकार या लंबाई सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा हो जाती है,
कि जब ग्रोथ हार्मोन सही क्वांटिटी में रिलीज हुआ, सामान्य आकार रहेगा व्यक्ति का। जब ग्रोथ हार्मोन कम क्वांटिटी में स्रावित हुआ, बौनापन उसके अंदर बीमारी हो जाएगी जिसमें आकार छोटा होगा लेकिन मानसिक रूप से वो पूर्ण विकसित होगा। अधिकता यदि ग्रोथ हार्मोन की है, अग्रातिकायता या जायंटिज्म रोग होगा जिसमें व्यक्ति का आकार सामान्य व्यक्ति से बड़ा हो जाता है, उसका जो चिन्ह वाला पार्ट है वो बाहर निकल आएगा, हड्डियाँ ज़्यादा लंबी हो जाती है, वो डिजीज ग्रोथ हार्मोन के कारण होगी। सेकंड जो है TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 हार्मोनों को स्रावित कराता है। T3 का नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। इन हार्मोनों का सिक्रेशन कराएगा। इसके अलावा एक और हार्मोन का सिक्रेशन में हेल्प करता है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन को ये कराता है। 3 हार्मोनों का स्त्रवण जो है वो TSH के द्वारा कराया जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, T3, T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन। अब इनकी कमी या अधिकता से क्या होता है वो हम थायराइड ग्रंथि के अंदर पढ़ेंगे कि T3 हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, T4 की कमी होगी तो क्या होगा, कैल्सीटोनिन की कमी होती है तो वो क्या प्रभाव दिखते हैं। TSH में एक पॉइंट और हमें याद रखना है, TSH की वैल्यू यदि ज़्यादा है, यदि टेस्ट हम थायराइड ग्लैंड का कराते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी शरीर के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है सही प्रकार से काम नहीं कर पा रही है। T3 हार्मोन और T4 हार्मोन की शरीर में कमी है, इसलिए TSH ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहा है। और TSH की यदि वैल्यू कम आ रही है, टेस्ट के अंदर यदि TSH की वैल्यू कम आती है तो इसे बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इससे जो कंडीशन उत्पन्न होगी हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है शरीर में T3 और T4 हार्मोन अधिक मात्रा में बन रहे हैं। थायराइड ग्रंथि सामान्य से अधिक मात्रा में इन हार्मोनों को उत्पन्न कर रही है, इसलिए TSH हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा। तो ये TSH जो हार्मोन है उसके द्वारा T3, T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन के स्त्रवण को, सिक्रेशन को इनको स्रावित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 2 कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH ज़्यादा होगा, T3, T4 इसके अंदर कम होंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म, TSH कम होगा, T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम अभी हमने पढ़ा था। प्रोलैक्टिन जो है अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हो रहा है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। मेन इसका फंक्शन है दुग्ध निर्माण। इसके अलावा ये दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीन का निर्माण करता है। दूध में, ह्यूमन मिल्क में जो कैसीन पाया जा रहा है उसको बनाने में कौन सहायक होता है, प्रोलैक्टिन। जो फीटस होता है या गर्भ जो होता है, गर्भ के हृदय के विकास में ये सहायक होता है। गर्भ का जो हार्ट का डेवलपमेंट है उसके अंदर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो सहायक होगा। मेन काम इसका दुग्ध निर्माण से संबंधित है। स्तन ग्रंथियों में ये दुग्ध निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा इसका सिक्रेशन होगा, इसका स्त्रवण किया जाता है। ACTH जो है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग पर काम करता है। एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग पर काम करेगा, उनसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्त्रवण कराता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन या स्त्रवण कराएगा। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है।
कुछ मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन होता है। तो 3 पार्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उसके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन आता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन उसके अंदर आएगा और कुछ क्वांटिटी में एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रवण इस ACTH के द्वारा प्रेरित करने का काम किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन में एक हार्मोन LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH जो हार्मोन है उसका पूरा नाम ल्यूटिनाइजिंग। इसके बारे में अभी हमने टेबल के अंदर पढ़ा है। जो LH हार्मोन है नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। दूसरा, मादा के अंदर जो LH हार्मोन है अंडाणुओं को मुक्त कराता है, ग्रेफियन फॉलिकल से अंडाणुओं को मुक्त कराएगा। ग्रेफियन फॉलिकल जो है उससे कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है और जो कार्पस ल्यूटियम है उससे फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनेगा। सेकंड हार्मोन है FSH। इसका पूरा नाम पुटिका उत्तेजक हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। पुटिका उत्तेजक हार्मोन। नर के अंदर ये जो हार्मोन है शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो LH के द्वारा बनाया जा रहा है उसके साथ मिलकर ये शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करेगा। मादा में ये जो FSH हार्मोन है ग्रेफियन फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन जो है उनके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके कार्यों की स्टडी करेंगे। थैंक यू।